हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो कि आपको बिहार की वर्तमान बहालियों में देखने को मिलेगी और मिल रही है। जी हाँ, इसी से बहुत सारे प्रश्न पिछली जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हुई है सब में बिहार से रिलेटेड सवाल भर भर के देखे गए हैं। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बताते चले कि ये ऑनलाइनर जो है आपके बिहार के सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। जी हाँ, जितनी भी कॉम्पिटिटिव नेचर की परीक्षा हो रही हैं उन सब में इन टॉपिकों से सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदियों से बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा है। सबसे पहले आप देखें तो मुगल आए वहाँ पे, उसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच सब आए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आए बिहार में? तो इस सवाल के जवाब में आपको बताते चले कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल का हुगली था, जहाँ से वो नाव से पटना आते थे। जी हाँ दोस्तों, जब पुर्तगाली आए हुए थे, बंगाल का ही बिहार हिस्सा हुआ करता था। इसलिए अगर यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले कौन आए जो कि बिहार में, वो सबसे पहले आपके पुर्तगाली होंगे, क्योंकि व्यापारिक केंद्र उनका बंगाल था और बंगाल का अंग हुआ करता था उस समय के टाइम पीरियड पे बिहार, और वहां से नाव के जरिए पटना आया करते थे। पुर्तगाली अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाते थे और वापसी में सोने और जो अन्य वस्त्र होते हैं वो लेके जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगाली जब आते थे तब अपने साथ क्या लाते थे, तो इसके जवाब में है कि मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे, और जब रिटर्न जाते थे तो सूती और अन्य कपड़े जो यहाँ पे बनते थे उस टाइम पीरियड पे वो लेके जाते थे। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डचों की फैक्ट्री की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है कि डच सबसे पहले कहाँ पे अपना फैक्ट्री का स्थापना करते हैं बिहार में, तो वो है आपका पटना कॉलेज जो अभी है वर्तमान में। उसका उत्तरी इमारत जो था उसी में डचों की फैक्ट्री हुआ करती थी, और यहाँ पे वो लोग सोने के व्यापार और साथ ही साथ सूती वस्त्र, अनाज और सूती वस्त्र और अनाज ये सारे यहाँ से प्राप्त किया करते थे। इनकी अभिरुचि जो थी वो इसी में थी। बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेजों को वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो 1651 ईस्वी में बिहार में उनको व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता मिली थी। किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेज की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में परिवर्तित हो चुका है। जी हाँ, अगर बात करें उनके पहले फैक्ट्री का, तो वो जगह, वो बिल्डिंग वर्तमान में क्या है? गवर्नमेंट प्रिंटिंग फैक्ट्री है। अब बात करते हैं कि जॉब चरनाक को 1664 ईस्वी में पटना के फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। जी हाँ, एक वायसराय हुआ करते थे जॉब चरनाक, जिनको पटना का फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। कब? 1664 ईस्वी में। वहीं बात करते हैं 1757 ईस्वी की, तो यहाँ पे देखेंगे कि पलासी का युद्ध हुआ और 1664 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप बिहार ब्रिटिश अधिपत्य आया। यहीं से आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू होता है। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757, बक्सर का युद्ध 1664, और जो है आधुनिक बिहार के इतिहास का आरंभ कब से हुआ? तो आप कह सकते हैं कि 1757 ईस्वी से वास्तविक बिहार का जो है इतिहास शुरू होता है। अब बात करते हैं आधुनिक बिहार के। बक्सर युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं।
इसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। जी हाँ, ये ऐसा युद्ध था। इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तो हमने लगभग पूरे आधे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यहाँ ही से अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस आया कि क्या हम बिहार पे जो है पूरे भारत पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे ही दिमाग में आया हुआ था। कंपनी ने अपना शासन चलाने के लिए नायाब नाजिम अथवा उप प्रांतपति नामक पद का सृजन किया, जिनको नियुक्त अथवा पदच्युत कंपनी की अनुशंसा पर किया जा सकता था। बिहार में नायब नाजिमों में राजा रामायण राय और राजा सिताब राय प्रमुख थे। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल व बिहार में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। 1765 ईस्वी में द्वैत शासन बिहार में लागू किया गया। किनके शासनकाल में? उस समय के जो थे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव हुआ करते थे, जिन्होंने बंगाल और बिहार में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा, जिसका प्रमुख केंद्र पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले था। जी हाँ, यहाँ पे 1770 ईस्वी के जो प्रभावित क्षेत्र थे वो कौन कौन थे? पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट होने के बाद निरीक्षण और बिहार परिषद दोनों समाप्त कर दिया गया। बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। कब? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? वो 1773। 1781 ईस्वी में पटना और गया को मिलाकर एक नया जिला बना, जिसके प्रशासन के लिए एक कलेक्टर और एक जिला जज की नियुक्ति की गई। यहाँ पे बात करें सन 1783 ईस्वी का, तो आप देखेंगे कि बिहार में भीषण अकाल एक बार फिर पड़ा, जिसके समाधान के लिए और अनाज भंडारण के लिए जो है पटना में गोल घर का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1786 ईस्वी में। बात करते हैं 1765 ईस्वी की, तो पटना और गया को 1865 ईस्वी में पटना और गया को 1866 ईस्वी में सारण जिले को दो जिलों सारण और चंपारण, 1875 में तिरहुत और मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले में विभाजित कर दिया गया। पटना जिला, गया जिला कब बनाया गया? 1865, और सारण जिला के साथ चंपारण जिला 1866 और 1875 तिरहुत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये 3 जिले बनाए गए। और वहीं बात करते हैं उपयुक्त जिलों तथा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संस्थाल, परगना, छोटा नागपुर का क्षेत्र 1911-12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अंग रहे। पृथक होने के बाद ये बिहार के प्रांत के रूप में संगठित किया गया। अब बात करते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। वहाबी आंदोलन और बिहार। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम जो था अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जो थे सैयद अहमद बरेलवी साहब थे। सन 1852 में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। पटना के विलायत अली इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है और 40 वर्षों 1828 से 1868 तक वहाबी आंदोलन का केंद्र बना रहा। कौन? प्रमुख केंद्र कौन? पटना। 40 वर्ष तक वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा। साथ बात करते हैं, अब आते हैं कुछ फैक्ट जो 1857 की क्रांति से है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहनी में सैनिकों के साथ विद्रोह का आरंभ हुआ। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता जो थे पुस्तक पीर अली के द्वारा किया गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। उसने पहले ही पटना के निवासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। वहीं बात करते, देखिए पटना से कौन विद्रोही थे? तो पीर अली थे। और रोहनी गांव से जो आरंभ हुआ यह संघर्ष बिहार में सर्वप्रथम, जो कि देवघर जिला में है, 12 जून 1857।
और वहीं बात करें पीर अली कितने साल की उम्र में मृत्यु दंड दी गई, तो उनकी उम्र जो थी 16 साल की थी। उस समय का जो कमिश्नर हुआ करता था विलियम टेलर हुआ करता था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और इन्होंने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के साथ मिलकर विप्लव का आरंभ किया। 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले को सैनिक शासन लगा दिया था। जगदीशपुर से जो थे विप्लव के आंदोलनकारी कौन थे, वो थे आपके बाबू वीर कुंवर सिंह। अब बात करते हैं यहीं विद्रोही के नेता वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से हुआ करते थे और बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार किया। जब कुंवर सिंह को आरा नगर छोड़ना पड़ा, इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, जय यहाँ उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह ने 23 जुलाई 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस संघर्ष को अमर सिंह ने आगे बढ़ाया, जो कि कुंवर सिंह के भाई हुआ करते थे। शाहबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों के विपरीत नवंबर 1858 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका था। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो आप यहाँ देखें कि इनकी जो वापसी होती है 23 अप्रैल और मृत्यु 2 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। साथ ही साथ बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ फैक्ट्स यानी ऑनलाइन के बारे में, तो ये है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ बिहारियों की राजनीतिक चेतना कुछ और प्रबल हुई। बिहार के ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित हुआ था। साथ ही बात करते हैं यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था तथा इसकी अध्यक्षता राय बहादुर और आर.एन. मधुलकर ने की थी। मौलाना मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य चुने गए थे, जो कि दोनों बिहार से संबंध रखते थे। यहाँ बात करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में टोटल कितने जो है आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुए, तो आपका 3 अधिवेशन हुआ, जिसमें से 2 जो है बिहार और 1 झारखंड, जो कि रामगढ़, गया और 1 बांकीपुर, यानी कि बांकीपुर पहला अधिवेशन था और ये 1912 में जो है इसका आयोजन 1912 में हुआ था। बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में, तो तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर के नेतृत्व में विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 को प्रस्तुत किया गया। पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1916 में। किनके द्वारा? शंकर नायर के नेतृत्व में। बात करते हैं अंततः अनेक संशोधनों के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ तथा सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगर सवाल पूछता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1917। पारित कब हुआ? 1916 सितंबर माह में। बिहार में सत्याग्रह की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में रॉलेट एक्ट विधेयक के विरुद्ध आंदोलनकारी फरवरी 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में शुरू हुआ तथा मार्च 1919 में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने शामिल लिया। हसन इमाम के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को एक विशाल जुलूस पटना मार्केट से होकर गुजरा, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए या भाग लिए। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। चलिए, मुजफ्फरपुर बम कांड और अनुशीलन समिति की बात करते हैं। 1905 ईस्वी के बंग भंग विरोधी आंदोलन से बिहार भी प्रभावित हुआ। उग्र विचारधारा फैलने लगी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर
मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम विस्फोट किया। जी हाँ, इस घटना की बहुत चर्चा होती है कि सबसे पहली बात कि बंग भंग विरोधी से बिहार कब प्रभावित हुआ, तो इसका जवाब है 1905। और वहीं बात करते हैं कि जो आपका मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास जो हुए किनके द्वारा हुआ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया। सन 1913 में सच्चिदानंद सैन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यकलापों में छात्रों को प्रशिक्षित कर अंग्रेजी शासन का तख्ता पलटना था। इस संस्था के सदस्य में पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, टी के घोष एकेडमी, अन्य शिक्षण संस्थाओं के छात्रों तथा शिक्षक गुप्त रूप से शामिल थे। संस्था के नेता बंकिम चंद्र मित्र बीएन कॉलेज के छात्र थे। सन 1915 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की शाखाएं भी पूरे बिहार में खोल दी गई, जिसका प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर हुआ करता था। वहीं बात करते हैं रॉलेट एक्ट और बिहार का, तो यहाँ पे देखेंगे कि सन 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। कब पारित किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 मार्च 1919 को, जिसके द्वारा सरकार को राजनीतिक आंदोलन तथा राज्य के विरुद्ध अन्य कार्य का दमन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और जनता से आग्रह किया कि 6 अप्रैल 1919 को शोक दिवस मनाया जाए और हड़ताल करें। इस प्रकार 6 अप्रैल को पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें अनुमानतः 1 लाख लोग शामिल हुए। बिहार के अन्य शहर जैसे गया, मुंगेर, झरिया, मुजफ्फरपुर इत्यादि स्थल पर भी पूर्ण हड़ताल तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका डेट है 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था सत्याग्रह दिवस। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में, तो ये एक धार्मिक कह सकते हैं कि इस्लामी जगत के नेता थे। तुर्की का खलीफा और मित्र राष्ट्रों, विशेषकर ब्रिटिश राष्ट्र के द्वारा की गई कार्रवाई से भारतीय मुसलमान भी आहत थे, अतः उन्होंने विरोधास्वरूप खिलाफत आंदोलन छेड़ा था। गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 19 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 को एक सभा हुई। गांधी जी के आदेशानुसार 6 से 13 अप्रैल 1919 को देश भर में पंजाब के अत्याचारों के विरोध एवं जालियांवाला बाग मेमोरियल फंड के लिए चंदा एकत्र करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। पटना में इसका आयोजन करने में मजरूल हक, के बी दत्त, सरफराज हसन खान, एस समी का विशेष योगदान रहा। यही बात करते हैं कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ आए हुए थे। शौकत अली ने पटना में 24-25 अप्रैल 1919 ईस्वी की सभाओं में खिलाफत समस्या का समाधान करने हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया तथा असहयोग का एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और धर्मधीर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद, मौलाना नूरुल हसन इत्यादि ने समर्थन किया, जबकि हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका विरोध किया था। शौकत अली ने गया और मुंगेर का भी दौरा किया। और बात करते हैं वहीं चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग सत्याग्रह के बारे में। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग का पहला स्थल सिद्ध हुआ, क्योंकि जो आए हुए थे यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था। तिनकठिया प्रथा के लिए आए हुए थे। मुरली भरा हुआ गांव के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा यहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया, जिसे व्यापक जन समर्थन मिला।
5 जून 1917 को गांधी जी को वार्ता के लिए बिहार के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट बुलाया गया। उसके द्वारा बुलाया गया, एडवर्ड अल्बर्ट गेट के द्वारा बुलाया गया, जो मीटिंग जो है 3 दिनों तक चलती रही। इस वार्ता के फलस्वरूप एफसी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। इस समिति की सिफारिश पर 18 अक्टूबर 1917 को सरकारी अधिसूचना द्वारा तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कि गांधी जी ने हिंदू मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करने के लिए कांग्रेस के समर्थन से असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 28-29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। दाएं असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा में बाबू धरणधीर सिंह ने प्रस्तुत किया और मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस तरह पूरे देश में केवल गुजरात और बिहार ही 2 ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान कर दिया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद जुबैर समिति के सदस्य हुआ करते थे। कांग्रेस के परिषदों के चुनाव का बहिष्कार के निर्णय के परिणाम स्वरूप मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, रणधीर प्रसाद और मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया। बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रिजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, राम दयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने जो है इस आंदोलन को लेकर वकालत छोड़ दी। उत्तर बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना की, जबकि आरा में गुलाम इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के हित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में अब्दुल बारी उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। दिसंबर 1920 को अपनी अल्पकालीन बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 के आरंभ में कुछ एक राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 6 फरवरी 1921 को जब गांधी जी बिहार आए, उसी दिन राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कब? 5 जनवरी 1921, क्योंकि पूछता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया। वहीं बात करें कि बिहार विद्यापीठ के कुलपति, प्रति कुलपति के पदों पर क्रमशः मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद आसीन हुए तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद। प्राय सभी जिलों में बिहार विद्यापीठ के संबंध में राष्ट्रीय पाठशालाएं खोली गई। भारतीय जनता विभिन्न मोर्चों पर साम्राज्यवादियों पर हमले कर रही थी। ऐसे अवसर को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। भारतवासियों ने उनका स्वागत हड़ताल विरोध प्रदर्शन के साथ किया और 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए, तब पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिया गया, यानी कि हड़ताल पूरी तरह से लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड कंटेंट बहुत सारे इसमें थे और हो सके इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने देखा है उसका स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।